हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, एनबीएस, केबीएस और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्नपत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन में दिया है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का उदय उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें शामिल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। गुजरात पश्चिम दिशा में स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन में दिया है मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में या इन सभी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल का मानव मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में निवास करते थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन में दिया है सोना, चांदी, लोहा और तांबा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाई थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक और कांस्य युग में रखा गया है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। इसमें दिया है दोस्तों महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। तो इसमें पहले दिया है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार हैं दोस्तों पतंजलि, पहले का हो जाएगा चौथा। उसके बाद दिया है कुमार संभव, आप जानते ही हैं कुमार संभव के रचनाकार हैं कालिदास। उसके बाद दिया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने और अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? ऑप्शन में दिया है राम, विष्णु, कृष्ण और शिव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रचार किया था। वल्लभाचार्य के व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव था। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्ग दर्शन रखा है। इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की यश लीला का गान करके अपने पुष्टि का मुख्य उद्देश्य स्वीकार किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? ऑप्शन में दिया है भूखा रहना, दुख भोगना, मध्यम मार्ग और सही मार्ग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमको
पाली भाषा में लिखित ग्रंथ त्रिपिटक से मिलती है। यह मूलतः बौद्ध धर्म दोस्तों मूलतः अनिश्वरवादी धर्म है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। यह मध्यम मार्ग पर आधारित है। बौद्ध धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में पूर्णतः विश्वास रखता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन में दिया है तेलुगु, तमिल, संस्कृत और पाली। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ और बोधगया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ। सोमनाथ दोस्तों गुजरात में स्थित है। वहाँ पर भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो इनमें से सोमनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। नालंदा, सारनाथ और बोधगया ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आप इनको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो आप जानते ही हैं, कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन में दिया है कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में पैदा हुए थे और कपिलवस्तु में इनका वहाँ पर निर्माण हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? ऑप्शन में दिया है हर्षेण, अश्वघोष, वसुमित्र और कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने बुद्ध चरित्र, सौद्रानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक रचनाएं लिखी हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में दिया है 56 ईस्वी, 78 ईस्वी, 56 ईस्वी, 78 ईस्वी। दो बार लिख दिया है। एक को ईसा पूर्व मान लीजिए और एक ईस्वी मान लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी मान लीजिए। इसको मान लीजिए ईसा पूर्व। 56 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 56 ईस्वी और 78 ईस्वी ऑप्शन मान लीजिए। तो इनमें से 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ था। ओल्डेन, थॉमस फर्ग्यूसन बनर्जी तथा हेमचंद्र राय चौधरी जैसे विद्वानों ने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी माना है। इन लोगों के अनुसार कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के वर्ष यानी कि 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? ऑप्शन में दिया है बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र और जयदेव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भवभूति। भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। भवभूति ने 3 नाटक उत्तर रामचरितम, मालती माधव और महावीर चरित्र लिखा है। भवभूति कन्नौज के शासक यशो वर्मा के दरबार में निवास करते थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था? ऑप्शन में दिया है कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग और वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की सत्ता का केंद्र कन्नौज था। इससे पहले पाटलिपुत्र था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, तो यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन में दिया है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंबिसार। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आया था। वह संभवतः 304 से लेकर के 299 ईसा पूर्व के बीच में पाटलिपुत्र में उपस्थित रहा। भारत में आकर इसने जो भी देखा और सुना उसको अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? ऑप्शन में दिया है पल्लव, चोल, चालुक्य और पांड्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, पल्लव। यहाँ पर 7 रहेगा लेकिन 7 लिख दिया है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन में दिया है पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने और राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी ने। सोलंकी वंश का संस्थापक मुजरात है। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। इसी के वंश के भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू के पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी गुप्त शासक चंद्रगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त का शासनकाल 319 से लेकर के 350 ईस्वी के मध्य में था। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सबसे शक्तिशाली था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की सहायता और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन में दिया है मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी और प्रयाग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन गुप्त शासक नहीं था? ऑप्शन में दिया है रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और देवगुप्त प्रथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, देवगुप्त प्रथम। देवगुप्त प्रथम दोस्तों मालवा का शासक था। यह गुप्त शासक नहीं था। रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ये सभी गुप्त शासक थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अश्वघोष का संबंध था इनमें से किससे? ऑप्शन में दिया है वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से, गुप्त से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। अश्वघोष दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क का राजकवि था। इसने 3 रचनाएं लिखी हैं जो अभी हमने ऊपर बात की है, बुद्ध चरित्र, सारपुत्र प्रकरण और सौदरानंद। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में दिया है कृष्ण प्रथम, दंत दुर्ग, गोविंद द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दंत दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दोस्तों दंत दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था? ऑप्शन में दिया है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक मुख्य विजेता, साम्राज्य का निर्माता और कुशल प्रशासक था। जैन प्रथा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला गया और भद्रबाहु से दीक्षा प्राप्त की। कुछ दिनों बाद संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में दिया है वातापी, कन्नौज, मान्यखेत और कांची। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी दोस्तों वातापी थी। इसका संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में दिया है राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय और अपराजित वर्मन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अपराजित वर्मन। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? ऑप्शन में दिया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म और यवनों का धर्म। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पौराणिक धर्म। गुप्त काल में दोस्तों पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में की गई थी। साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के समीप कौशाम्बी में हुआ। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का वर्णन मिलता है।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? ऑप्शन में दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक निरंकुश शासक था। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था और सबसे मुख्य शासक था, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था? ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता दोस्तों अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। 1333 ईस्वी में वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था और 14 साल तक भारत में रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? ऑप्शन में दिया है सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 40 तुर्क अमीरों का समूह। तुर्कान ए चिहलगानी का संगठन दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। यह 40 अमीरों का एक समूह था जिसमें केवल तुर्की लोग रहते थे। इल्तुतमिश के तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य बलबन शुरू से ही था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन में दिया है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सेना में शामिल होने वाले घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया प्रथा नोट करने की परंपरा प्रारंभ की थी, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ताजुके जहांगीरी किसने लिखी? ऑप्शन में दिया है बदायूनी, जहांगीर, बर्नी और अबुल फजल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ताजुके जहांगीरी दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया है। यह इसकी आत्मकथा है। इसमें जहांगीर ने अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर के अपने शासनकाल के 17 साल तक का इतिहास लिखा है। अंत में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उसने लिखने का दायित्व अपने बख्शी मुतामिद खां को दे दिया था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किस विजय के याद में बनवाया गया है? ऑप्शन में दिया है राजपूत, मारवाड़, गुजरात और दक्कन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा सीकरी जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार के लिए निर्मित किया गया भारत का सर्वोत्तम प्रवेश द्वार है। इसकी ऊंचाई 42 फीट है। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ विजय के बाद इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, इसलिए इसको गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों की स्मृति के रूप में मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनसब क्या था? ऑप्शन में दिया है कार्यालय, वहदा, जागीर और इनमें से कोई नहीं। तो मनसब होता था दोस्तों वहदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था दोस्तों पूर्णतः मनसबदारी पर आधारित थी। इसको अकबर ने शुरू करवाया था। मनसब का मतलब होता है वहदा, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में दिया है चूरामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह और राजा मान सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, राजा सवाई जय सिंह। राजा सवाई जय सिंह ने दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना 1722 ईस्वी में कराई थी, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है सैयद,
खिलजी, मुगल और लोदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मुगल। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क था और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 4 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, 6 नवंबर 1556 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। आंख में तीर लगने की वजह से हेमू पराजित हो गया था और अकबर विजयी हो गया था। पानीपत के इस दूसरे युद्ध में अकबर की तरफ से उसका सेनापति बैरम खान लड़ रहा था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? ऑप्शन में दिया है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए। गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह की एकमात्र संतान थे। बिहार के पटना में 1666 में उनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित कराया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? ऑप्शन में दिया है अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर और अकबर द्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब इसी के समय में थे। 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन है? तो वह है मिर्जा गालिब। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन में दिया है जहांगीर राल्फ फिंच, अकबर विलियम हॉकिंस, शाहजहां टॉमस रो और औरंगजेब मनूची। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब मनूची। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर मुगल साम्राज्य में जहांगीर के दरबार में भेजा था। मनूची मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में आया था। वह दारा सिकोह का तोपची भी बना था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये दोनों जहांगीर के समय में आए थे। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप जानते ही हैं, सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई महल स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन में दिया है फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में और पानीपत में। तो जोधाबाई का महल दोस्तों इनमें से फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में सबसे अच्छा स्मारक माना जाता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? ऑप्शन में दिया है अकबर की, हुमायूं की, बाबर की, शेर शाह की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माता थी। बिलग्राम के युद्ध में जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत से खदेड़ा था, तो उस समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से ब्याह किया था। यह विवाह जो है 29 अगस्त 1541 ईस्वी को संपन्न हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो आप जानते ही हैं, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य शामिल नहीं था? ऑप्शन में दिया है मानसन, क्लेवरिंग, वार्बेल और फ्रांसिस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में क्लेवरिंग, पार्षद फिलिप, मानसन और वार्बेल इसके सदस्य थे। फ्रांसिस इसमें शामिल नहीं था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन में दिया है केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों आरंभिक नारा था भूभाग नहीं केवल व्यापार। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन में दिया है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसको चीन के साथ व्यापार करने अथवा पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने वाले देशों के साथ उसके संबंध को जारी रखा गया। कुछ सीमाओं के अंतर्गत सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसको सार्वजनिक कर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में दिया है कानपुर, झांसी, ग्वालियर और मेरठ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। 29 मार्च 1857 को दोस्तों मंगल पांडे ने बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच माहौल गर्म हो गया। मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो आप जानते ही हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जायसी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो यह पास हुआ था दोस्तों 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो यह था दोस्तों औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था शाइस्ता खां। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो 1925 में दोस्तों सरोजिनी नायडू थी कांग्रेस की अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। यह बनी थी कानपुर में 1925 में। इससे पहले श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में महिला के रूप में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? तो यह दिया था दोस्तों मार्टिन ग्रीन ने। मार्टिन ग्रीन ने दोस्तों अपनी पुस्तक में गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से
कराना है। सूची 1 में दिया है भारतीय नेताओं का नाम और सूची 2 में दिया गया है उनकी पत्नियों का नाम। इससे मिलान कराना है। इसमें पहला है दोस्तों देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी थी दोस्तों बसंती देवी। तो पहले का हो जाएगा चौथा। इसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पत्नी थी दोस्तों राधा देवी। तो दूसरे का हो जाएगा तीसरा। महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, आप जानते ही हैं। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी स्वरूप रानी। तो डी का हो जाएगा दूसरा। इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है कानपुर नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे और इलाहाबाद कुंवर सिंह। कुंवर सिंह दोस्तों जगदीशपुर बिहार के थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे। 1857 की क्रांति से संबंधित स्थान और नेतृत्वकर्ता का यह सूची दिया गया है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 फरवरी 1931 को। 6 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का क्रम कौन सा है। बार बार यह दोस्तों क्वेश्चन देखने में आया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला 11वां नंबर। 16 संस्कारों में दोस्तों उपनयन संस्कार 11वें नंबर पर आता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद का लेखक कौन था। तो आप जानते ही हैं अलबरूनी ने लिखा है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, दोनों एक ही चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन है रामायण किसने लिखी। रामायण लिखी है किसने। ऑप्शन में दिया है वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने, कौटिल्य ने। तो आप जानते ही हैं वाल्मीकि ने लिखा है रामायण। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो आप जानते ही हैं राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों 1905 में, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। रेलवे बोर्ड का गठन दोस्तों 1905 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हर्ष ने किस विद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन में दिया है विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध और नालंदा। तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर डी नालंदा। हर्षवर्धन के समय में दोस्तों नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का केंद्र था, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है अकबरनामा का लेखक कौन था। तो आप जानते ही हैं ऑप्शन पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के द्वारा की गई थी। इसके 3 भाग हैं और इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।